गुड इवनिंग मेरे बच्चों। आज जैसा कि अब हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कोल्ड वॉर के बारे में, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी का मतलब होता है दो ध्रुवीय, यानी कि जो वर्ल्ड था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, यानी शीत युद्ध के टाइम पीरियड में, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में विश्व दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया था। जो वर्ल्ड था, लिखा है ना, कोल्ड वॉर डिवाइडेड, कोल्ड वॉर हैड डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू टू ब्लॉक्स, यूएसए एंड यूएसएसआर। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है ना। कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में पूरा वर्ल्ड जो है दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया था, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पर जब कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में पूरा विश्व दो पार्ट में डिवाइडेड हुआ, तो उस टाइम पर देश में, मतलब पूरे विश्व में जो स्थिति थी, जो सिचुएशन थी, वो बनी हुई ऐसी थी कि लोग एक दूसरे से नफ़रत कर रहे थे, शक की नज़र से देख रहे थे, ठीक है ना। और विश्व में ऐसा नहीं है कि जस्ट यूएसए एंड यूएसएसआर, ऐसा नहीं है कि यूएसए या यूएसएसआर ही एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे थे, जबकि अगर देखा जाए तो पूरा विश्व एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहा था। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम आगे चल के देखें तो ऐसे में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, समझ में आ रहा है ना, एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका लिखा है द सुपर पावर्स, ठीक है। बाइपोलर वर्ल्ड वॉज इन्फ्लिक्टेड बाय सस्पिशन, ठीक है। एट दिस क्रूशियल जंक्चर मैनी कंट्रीज ऑफ एशिया, लैटिन अमेरिका एंड एशिया, ठीक है। देखिए, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका विच हैड सफर्ड onslaught of colonialism for a centuries became a independent। क्लियर है? इन कंट्रीज़ ने स्टार्टिंग से ही, मतलब अपने आप को देखा है किसमें, गुलामी से की दौर से गुजर चुके हैं ये देश, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया कॉन्टिनेंट। क्लियर है? ये तीनों मतलब एक गुलामी के दौर से गुजर चुके हैं। तो जिस टाइम पे कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ ऐसी, जो ये एशिया और अफ्रीका मैंने आपको बताया है, ये कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ जो थी गुलामी के दौर से गुजर रही थी, और उसी टाइम पे ये कंट्रीज़ आज़ाद हुई थी। कब? कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में। क्लियर है? और इन्हीं कंट्रीज़ को आगे चल के किस नाम से जानते हैं हम? दीज वर नोन एज अ थर्ड वर्ल्ड। क्लियर है? इन्हीं कंट्रीज़ को हम किस नाम से जानते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पे? ओके। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज डिड नॉट वॉज जॉइन टू एनी ब्लॉक। ध्यान से सुनना। क्लियर है? क्या बोल रहा है? मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज डिड नॉट वॉज टू जॉइन एनी ब्लॉक न्यू मिलिट्री अलाइंसेज एट इट वुड have again ended their newly founded freedom। क्लियर है? ये कंट्रीज़ जो थी, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़ डिड नॉट वांट टू जॉइन एनी ब्लॉक। ये कंट्रीज़ किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करना नहीं चाह रहे थे। क्यों नहीं चाह रहे थे? क्योंकि इन्हें पता था अभी अभी तो हम आज़ाद हुए हैं, और उस आज़ादी को चखने से पहले ही हम दोबारा किसी ब्लॉक को अगर हम ज्वाइन कर लेंगे, तो ब्लॉक हमारे ऊपर क्या करेगा? अपनी मनमानी करने लग जाएगा। ऐसा इन कंट्रीज़ को पता था। यही रीज़न्स था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के पास कुछ कंट्रीज़ थी जो कि ना तो यूएसएसआर में जाना चाहती थी, ना ही वो यूएसए के ब्लॉक में जाना चाहती थी। तो इन कंट्रीज़ के पास
आगे बढ़ते हुए इन कंट्रीज़ को एक ऐसा अलग रास्ता चाहिए था जिससे कि ये कंट्रीज़ इन दोनों ब्लॉक में ना जाके किसी तीसरे ब्लॉक में जा सकें। और ऐसे में इस टाइम पीरियड में इन कंट्रीज़ के पास एक ऑप्शंस आया जिसे हम नॉन अलाइनमेंट के नाम से जानते हैं। फॉर अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। क्लियर है, समझ में आ गया। ये कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ के पास एक ऑप्शंस आया किसका, नॉन अलाइनमेंट का, जो कि इन्हीं की तरह ही है, जो कि इन्हीं कंट्रीज़ ने मिलके एक ग्रुप बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। उस ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है नॉन अलाइनमेंट। जो कंट्रीज़ ना तो यूएसए के ना ही यूएसएसआर के ब्लॉक्स में जाना चाहते थे, उन कंट्रीज़ ने रास्ता अपनाया नॉन अलाइनमेंट को चूज़ करने का। क्लियर है यहाँ पे। और आगे इन्हीं कंट्रीज़ ने, अब ध्यान से सुनना, अब ये कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट तो हो गई थी, ध्यान समझ में आ रहा है, ये कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट तो हो गई थी, बट इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ इन कंट्रीज़ को अपने देश को डेवलप भी करना है। तो डेवलप करने के लिए इनको क्या चाहिए, पैसा। और उस पैसे के लिए इन कंट्रीज़ ने बोला नॉन अलाइनमेंट एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। न्यू देयरफॉर एमर्ज्ड एज अ न्यू चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी। क्लियर है। अब इन कंट्रीज़ ने बोला कि हम आज़ाद तो हो गए हैं बट हमारे पास पैसा नहीं है, तो इन्होंने बोला हम एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉर्पोरेट करेंगे। एक दूसरे जो जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो रिसोर्सेज दूसरी कंट्री उसे प्रोवाइड करवाएगी। यही काम था न्यू का। क्लियर है, समझ में आ गया, जिसे हम डीपली आगे हम नेक्स्ट क्लास में से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पर हम अगर ऊपर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, अगर अभी हम देखें तो नॉन अलाइनमेंट, इट्स कॉल्ड नैम। ठीक है, चैलेंज टू बाइपोलैरिटी, यानी कि नॉन अलाइनमेंट ने बाइपोलैरिटी जब भी मैं आपको बोलूँगा तो उसका मतलब होता है, बाइपोलर का मतलब है पूरा वर्ल्ड जो है बाइपोलर में कन्वर्ट हो गया था, यानी कि दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया था, यूएसए एंड यूएसएसआर। इन्हीं दोनों को मिला के हम बाइपोलैरिटी के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, ठीक है। अब देखिए नॉन अलाइनमेंट एज अ मोमेंट, ठीक है, ट्रेसेस इट्स रूट्स टू फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, who gave the idea of an organization of newly independent state of Africa. Clear है? And as in a radio speech as early as 1946. Clear है? 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये आइडिया दिया था पूरे वर्ल्ड को कि जो कंट्रीज़ ना तो यूएसए के पास जाना चाहती हैं ना ही यूएसएसआर के पास, तो उन कंट्रीज़ को एक अलग से हम सबको मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा नैम। क्लियर है, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट। और ये आइडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, किसके थ्रू, रेडियो पे एक स्पीच दी थी। क्लियर है, कोई डाउट है? आगे चल के ये द नेहरूवियन आइडिया ऑफ नॉन अलाइनमेंट फाउंड फेवर विद सर्टेन अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ध्यान से सुनना। क्लियर है, जो नेहरू का आइडिया था उस आइडिया को कई कंट्रीज़ ने, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ने क्या किया, सपोर्ट किया, फेवर किया इस आइडिया का। हाँ भाई ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू सही कह रहे हैं कि हमें आगे चल के इसी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, जो कि मुझे भी ऐसा लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये काफ़ी एक अच्छा बुद्धिमानी एक आइडिया था, जिससे कि हम ना तो, क्योंकि अगर हम किसी भी ध्यान सुनना, अगर हम किसी भी एक ब्लॉक को अगर चूज़ कर लेते तो दूसरा ब्लॉक के हम अब ऑटोमेटिकली दुश्मन बन जाते। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही बुद्धिमानी से यहाँ पर दोनों ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए हमारी मदद अमेरिका भी करता था और यूएसएसआर भी करता था। क्लियर है, जिसे हम आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में डीपली कि किस तरह से अमेरिका ने भी हमारी मदद की है और यूएसएसआर ने भी हमारी मदद की है। कब? ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम पीरियड। क्लियर है।
कोई डाउट है यहाँ पे? ओके ठीक है। अब इन कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन थे ये आप देखिए, क्लियर है, जिन कंट्रीज़ ने नाम को स्टैब्लिश किया, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पर इनमें है यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रॉज टिटो, क्लियर है, समझ में आ गया? यूगोस्लाविया के कौन? जोसेफ ब्रॉज टिटो, क्लियर है। इजिप्ट के गमाल अब्दुल नासिर, क्लियर है, एंड इंडोनेशिया के सुक्रानो और घाना के वामे एनक्रुमा, ये 5 लोग थे जिन्होंने नाम को फाउंड किया, क्लियर है, लिखा है ना? दीज इंक्लूड जोसेफ ब्रॉज टिटो, यूगोस्लाविया के एंड अब्दुल नासिर ऑफ इजिप्ट, सुक्रानो के इंडोनेशिया एंड क्वामे एनक्रुमा, ये घाना के थे, क्लियर है। क्वामे एनक्रुमा ये घाना के प्रेसिडेंट है। इन सब ने मिलके नाम को स्टैब्लिश किया था, क्लियर है, समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, दीज 5 लीडर्स वर नोन एज द फाउंडर्स ऑफ नाम, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे? समझ में आ गया? दीज वर्ल्ड लीडर एज अ फाउंडर्स ऑफ नाम, क्लियर है, लिखा दीज 5 लीडर्स वर नोन एज अ फाउंडर ऑफ नाम, ये 5 लीडर को हम नाम का फाउंडर मानते हैं। द फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट वॉज हेल्ड इन 1961 एट बिलग्रेड, बिलग्रेड में पहला समिट हुआ था, पहला सम्मेलन इसका 1961 में बिलग्रेड में हुआ था, क्लियर है, कोई डाउट है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा बेटा, या ध्यान से सुनना, ठीक है ना? ये 12th क्लास के बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे आपके प्री बोर्ड या टेस्ट यूटी, जिनके अभी बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, और इन फ्यूचर जो अभी जस्ट 12th में इंटर हुए हैं उनके किसी भी टेस्ट में, यूटी में, प्री बोर्ड में या हाफ ईयरली में, एवरी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, क्लियर, ठीक है। अब इनके जो द समिट वॉज द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इस नाम के। पहला है ए पॉइंट, ए में क्या बोल रहा है? कॉर्पोरेशन बिटवीन द 5 अबव मेंशन स्टेट्स, 5 जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो नाम की हैं, इन सबको कॉपरेशन करना होगा, एक दूसरे की हेल्प करनी है, क्लियर है, कोई डाउट है? समझ में आ गया? और इन तीनों को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ना है, क्लियर है, और इन तीनों को जो कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है उसे क्या करना है? उसे कम करना है, समझ में आ गया? जो कोल्ड वॉर का जो कोल्ड वॉर की सिचुएशन बढ़ती जा रही है उसे क्या करना है? उसे भी कम करना है, जो लिख रहे हैं कॉर्पोरेशन इन द वेक ऑफ एक्सक्लेटिंग कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इट्स एरेना, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, सी पॉइंट है, सी में क्या बोल रहा है? ये सी में बोल रहा है कि इंटरनेशनल मंच पे यानी इंटरनेशनल स्टेज पे लिखा कोल्ड ड्रामेटिक एंट्री ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन स्टेट्स ऑन द ग्लोब, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन स्टेट हैं उनको एक क्या दिया जाए? उनको एक ग्लोबल लेवल पर एक स्टेज प्रेजेंट किया गया है, क्लियर, जिससे कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, क्लियर है यहाँ पे? ओके, अब अगर हम देखें आगे 1960 में 16 न्यू अफ्रीकन स्टेट बिकेम द मेंबर्स ऑफ यूएनओ गिविंग वॉइस टू थर्ड वर्ल्ड स्टेट, क्लियर है यहाँ पर? तीसरे विश्व की आवाज़ बनते हुए 1960 में अफ्रीका के 16 स्टेट्स में, मतलब 16 कंट्री स्टेट्स ने यूएनओ में के मेंबर बन चुके थे, क्लियर है? 1960 में 16 न्यूली अफ्रीकन स्टेट्स बिकेम अ मेंबर्स ऑफ यूएनओ, क्लियर है? बिकेम अ मेंबर्स ऑफ यूएनओ, यूएनओ के ये मेंबर बन चुके थे, क्लियर है यहाँ पे? ओके, अब देखिए, अब ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आपके कि नाम रेलेवेंट है या इरेलीवेंट है, तो डेफिनेटली नाम इज़ अ रेलेवेंट है। ये क्यों है रेलेवेंट? इसे हम देखें
साबित कर सकते हैं। नैम द फर्स्ट नैम समिट वॉज हेल्ड एट बेलग्रेड इन 1961। 1961 में इसका पहला समिट हुआ, क्लियर है। इट वॉज अटेंडेड 25 मेंबर्स, 25 लोगों ने इस मीटिंग में शामिल हुए, ठीक है ना। अब इसका क्रूशियल डिसीजंस क्या थे, नॉट टू ज्वाइन एनी पावर ऑफ ब्लॉक, किसी भी पावर ऑफ ब्लॉक में को ज्वाइन नहीं करना है। टू इंक्रीज कॉपरेशन बिटवीन द थर्ड वर्ल्ड स्टेट कंट्रीज, मतलब अपने में आपस में एक दूसरे के सहयोग को बढ़ावा देना है। टू फॉस्टर कॉपरेशन टू रिड्यूस कोल्ड वॉर टेंशन, यानी कि जो कोल्ड वॉर की टेंशन है उसको क्या करना है, हमें कम करना है बहुत ही जल्दी, क्लियर है। आगे देखिए, अब हम यहाँ से हम पढ़ते हैं, द मूवमेंट वर्कड फॉर अ लॉन्ग टू सी द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। द 16th समिट, जब 16वां सम्मेलन हुआ तो नैम के इन तेहरान 2012 में, ठीक है ना। एंड 17th कब हुआ, प्रपोज्ड इन वेनेजुएला में हुआ, क्लियर। एंड द नैम हैज़ 120 मेंबर्स टिल 2013। 2013 तक नैम के 120 मेंबर बन गए हैं। तो जो कि पहले कितने थे, पहले सम्मेलन में फर्स्ट समिट में कितने थे, 25 कितने थे उसमें 25 मेंबर थे ना, ये देखिए यहाँ पर है 25 मेंबर थे पहले सम्मेलन में, फर्स्ट समिट में। और अब वहीं पर ही अगर हम देखें तो आज कितने बन गए हैं, आज बन गए हैं 120, क्लियर है। आज कितने मेंबर हैं, 120, कब, 2013 में, क्लियर है। कोई डाउट है यहाँ पे, ओके। ठीक है, अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा। इज़ नॉन अलाइनमेंट आइसोलेशनिज्म, क्या मतलब जो नैम है वो आइसोलेशनिज्म है, यानी कि वो एक अलगाववाद या पृथकतावाद की नीति को फॉलो करता है, ऐसा है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा है। क्यों नहीं है, ये भी हम साबित करते हैं। द पॉलिसी ऑफ कीपिंग अवे फ्रॉम अलाइंसेस कैन नॉट बी टर्म एज आइसोलेशनिज्म। आइसोलेशनिज्म का मतलब क्या होता है, आइसोलेशनिज्म का मतलब सिंपल सा है कि पूरे वर्ल्ड से अपने आप को अलग कर देना, जैसा कि इंडिया कभी भी नहीं करता, ठीक है ना। अगर किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो इंडिया हमेशा उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाता है। ये हमेशा इंडिया की पॉलिसी रही है कि इंडिया कभी भी किसी भी अगर कोई कमज़ोर कंट्री है या कोई भी ऐसा देश जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसके अगेंस्ट हमेशा भारत देश हमेशा आवाज़ उठाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि इंडिया ने आवाज़ ना उठाई हो, ठीक है, क्लियर। इसीलिए अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आइसोलेशनिज़म का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए आइसोलेशनिज़म का मतलब क्या है, एक देखिए यहाँ पर लिखा है ना, नॉन अलाइनमेंट इज़ नॉट अ आइसोलेशनिज़म, क्लियर है, बोल रहे हैं ना, नॉन अलाइनमेंट इज़ नॉट अ आइसोलेशनिज़म, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी हम साबित करेंगे। आइसोलेशनिज़म मीन्स टू कीप अलूफ फ्रॉम ग्लोबल अफेयर्स, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, आइसोलेशनिज़म मीन्स टू कीप अलूफ फ्रॉम ग्लोबल अफेयर्स, पूरे ग्लोबल अफेयर से अपने आप को क्या कर देना, एकदम अलग कर देना। ऐसा इंडिया ने कभी भी आज तक नहीं किया है। भारत तो बल्कि पूरे विश्व को आगे एक साथ लेके आगे चला है ना। भारत कभी भी किसी के मतलब अलग से अपने आप को अलग लेके नहीं चला। भारत कहता है कि हमेशा विश्व को, पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को एक साथ लेके आगे बढ़ो, क्योंकि सभी का विकास, वो हमारी सरकार का भी है ना, सबका विकास, मतलब समथिंग स्लोगन है ना, ठीक है। आइसोलेशनिज़म, ठीक है, वॉज अ पास्ट पार्ट ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी। बोल रहे आइसोलेशनिज़म वॉज पार्ट ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी आफ्टर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, क्लियर, टिल 1787, ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 to 18, क्लियर है। आइसोलेशनिज़म का मतलब क्या होता है कि जब अमेरिका जब इंडिपेंडेंट हुआ, अमेरिका जब
अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके कब तक, टिल द ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यहाँ तक अमेरिका अपने आप को आइसोलेशनिज्म कर ले। आइसोलेशनिज्म मतलब क्या है, यहाँ पर अपने आप को पूरे वर्ल्ड से अलग कर देना, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में कुछ भी हो जाए मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को आगे लेके चलूँगा। तो इसी का मतलब होता है इंडिया ने कभी भी ऐसा रुख कभी भी इंडिया ने ऐसा बिहेव कभी नहीं किया इंडिया ने, बट अमेरिका ने ऐसा किया है। पूरे वर्ल्ड से अपने आप को अलग करके अपने आप को डेवलप किया, ठीक है ना। जब पूरे वर्ल्ड में कॉलोनिज्म चल रहा था उस टाइम पे अमेरिका अपने आप को डेवलप कर रहा था। अमेरिका की नीति शुरू से ही एक अलग रही है कि अपने आप को डेवलप करने की, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गलत काम किया, हर कोई अपने आप को डेवलप करना चाहता ही है, ठीक है। बट वो अमेरिका ने आइसोलेशनिज्म को अडॉप्ट किया था, उसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इंडिया कभी भी इस नीति पर नहीं चला है, अलगाववाद की नीति पे कभी भी भारत काम नहीं करता है, ठीक है ना। क्योंकि इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव प्लेड एन एक्टिव एंड वाइब्रेंट रोल इन mediating the cause of peace and stability between the two cold war rivals। क्लियर है। भारत शुरू से ही देखो, भारत शुरू से ही क्या है बोल रहा है ना यहाँ पर, कॉन्ट्रास्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव प्लेड एक्टिव एंड वाइब्रेंट रोल ना। इंडिया शुरू से ही वाइब्रेंट रोल प्रेजेंट कर रहा है। इंडिया कभी भी अपने आप को वैसे प्रेजेंट नहीं करता है कि भाई इंडिया कभी भी अपने आप को प्रेजेंट ऐसे नहीं करता है कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। इंडिया हमेशा गलत के खिलाफ खड़ा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट द अलाइंड कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव प्लेड अ एक्टिव एंड वाइब्रेट रोल। किसके एक्टिव एंड वाइब्रेट रोल प्रेजेंट किया इंडिया ने हमेशा, बिटवीन द कोल्ड वॉर, ठीक, बिटवीन द कोल्ड वॉर टाइम पीरियड में इंडिया हमेशा बुरे के खिलाफ हमेशा इंडिया खड़ा हुआ है, ये आप जानिए इस चीज़ को, ठीक है। ओके, देयर स्ट्रेंथ स्टीम फ्रॉम द नीड टू रिमेन यूनाइटेड एंड देयर रिजॉल्व टू परस्यू नॉन अलाइनमेंट डिस्पाइट द अटेम्प्ट बाय द टू हॉस्टाइल कैंपस टू टेक दीज कंट्रीज इन देयर अलायंस सिस्टम। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पर? चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो अभी हमने देखा है एज अ नॉन अलाइनमेंट न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? न्यूट्रलिटी का मतलब यहाँ पर है कि तटस्थ, यानी कि जैसे हैं हम अपने आप को हिलाएंगे नहीं, सिंपल सी बात मानी। तटस्थ मतलब एक जगह पर रुका हुआ। तो इंडिया की पॉलिसी कभी भी ऐसी नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? क्योंकि इंडिया, मैंने अभी जैसे भी आपको बताया, इंडिया स्टार्टिंग से, क्योंकि ऐसी पॉलिसी कब स्टार्ट की गई थी, ऐसे नॉन अलाइनमेंट इज नॉट अ न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी इन अ प्रिंसिपल अ कंडीशन ऑफ नॉट टेकिंग साइड्स बिटवीन द टू वरिंग पार्टीज। मतलब न्यूट्रलिटी की कंडीशंस मतलब क्या है कि आपको किसी की भी तरफदारी नहीं करनी है, ना ही सही की ना ही गलत की। ऐसा कब हुआ था? ऐसा यूरोपियन कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया था। कब? 18th सेंचुरीज़ में ब्रिटेन एंड फ्रांस ने। क्लियर है? ब्रिटेन एंड फ्रांस ने 18th सेंचुरीज़ में ऐसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था जिसमें उन्हें किसी से लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहे थे ये। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इन्होंने ये तटस्थता की नीति को अडॉप्ट किया था, ठीक है। आगे देखिए, स्टेट्स फॉलोइंग दिस पॉलिसी डू नॉट मेक एफर्ट्स टू अ एंड ऑफ अ वॉर। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? इस पॉलिसी को जो फॉलो करते हैं, क्या बोल रहे हैं? स्टेट फॉलोइंग दिस पॉलिसी डू नॉट मेक एफर्ट्स टू एंड अ वॉर। इस पॉलिसी को फेवर करने वाले लोग कभी भी वॉर को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। क्लियर है? दे आर नॉट कंसर्न विद द कैजुलेशन ऑफ अ वॉर। वो कभी भी कैजुलेशंस नहीं करते वॉर के लिए। नॉन अलाइनमेंट स्टेट इंक्लूडिंग इंडिया डिड नॉट परस्यू न्यूट्रलिटी। इंडिया कभी भी न्यूट्रलिटी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इंडिया तो हमेशा शुरू से चाहता है ना कि वर्ल्ड में पीस बनी रहे, शांति बनी रहे, और शांति बनने के लिए क्या है? वॉर को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो इंडिया हमेशा ही वॉर के अगेंस्ट रहा है। इंडिया हमेशा ही फेवर में रहा है किसके? पीस के, मेंटेन के, शांति बनी रहे विश्व में। इंडिया हमेशा इसी के फेवर में है। क्लियर है?
इन फैक्ट दे वर इन्वॉल्व इन एक्चुअल वॉर, ठीक है ना, इन फैक्ट दे वर इन्वॉल्व एक्चुअल वॉर फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स, दे ट्राई टू प्रिवेंट, ध्यान से सुना, दे ट्राई टू प्रिवेंट बिटवीन द अदर नेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इनिशिएटेड एफर्ट टू एंड अ वॉर, टू इनिशिएटेड एफर्ट्स किस में डालते हैं, वॉर के एंड करने में एफर्ट्स डालते हैं हमेशा अपने, क्लियर है, इनिशिएटेड एफर्ट्स हैं टू एंड वॉर्स, नॉन अलाइनमेंट वॉज देयरफॉर परसुएंस ऑफ इंडिपेंडेंट अप्रोच इन द वर्ल्ड अफेयर्स एमिंग टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, ध्यान से सुनना, नॉन अलाइनमेंट किसको प्रमोट करता है, वर्ल्ड पीस को प्रमोट करता है नॉन अलाइनमेंट हमेशा, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, ओके, चलिए थैंक यू सो मच, अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, क्लियर है। और हाँ सॉरी, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि मैं आपको बता देता हूँ पहले, ये नैम का जो वो है, सॉरी, नैम का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, वो ये रहा आपका, कहाँ गया, इंडोनेशिया, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है इंडिया, सॉरी नैम का हेड ऑफिस, ठीक है, इंडोनेशिया में, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। अब अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है, कैसा लगा, अच्छा बुरा जैसा भी आपको रिव्यू देना है मुझे बताइएगा प्लीज़ ज़रूर, ठीक है, थैंक यू।